अल्फैक्टरी नर्व और ऑप्टिक नर्व, इसकी जो पाथवे है दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे कुछ नर्व है उसकी पाथवे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व की पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एग्जाम में आएगा तो फिर ऑप्टिक नर्व वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो मेन एमसीक्यूज है कल मैंने ग्रुप में भी दिया था, दैट इज ऑप्टिक कायाज्मा डैमेज। अगर ऑप्टिक कायाज्मा डैमेज हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, बाई टेम्पोरल हेमिइनोपिया। क्लियर है, वो क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है। आज पढ़ेंगे थर्ड क्रेनियल नर्व, दैट इज कॉल्ड ओकुलोमोटर नर्व। आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ओक्यूलोमोटर नर्व। देखिए इस नर्व के नाम से पता चलता है वट एवर द वर्ड स्टार्ट फ्रॉम अकुलो, अकुलो इज द वर्ड यूज फॉर आई। ये किसके लिए यूज होता है, आई के लिए। इसका मतलब यह है कि दिस नर्व हैव समथिंग रिलेटेड विद द आई। लेकिन आई के बारे में तो कल हमने ऑप्टिक नर्व भी पढ़ी है कि इट विल कैरी विजुअल सेंसेशन, लेकिन कुछ नर्व होती है वो सेंसरी होती है और कुछ मोटर। दिस विल बी अ प्योर मोटर नर्व। यहाँ पे आप लोग लेके कि क्रेनियल नर्व ओकुलोमोटर इज अ क्रेनियल नर्व नंबर 3। ये कौन सी नर्व है, 3 है। हमने आज थर्ड नर्व पढ़नी है, दिस इज क्रेनियल नर्व नंबर 3। इसकी नेचर आप लोगों को पता होना चाहिए। दिस नर्व इज अ प्योर मोटर नर्व। जो पहले 2 नर्व हमने पढ़ी थी वो क्या थी, सेंसरी, लेकिन ओकुलोमोटर इज अ प्योर मोटर नर्व। ये मोटर नर्व है बिल्कुल, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज आते हैं कि भाई कौन सी नर्व की नेचर क्या है, सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी है और मिक्स कौन सी है। तो ओकुलोमोटर इज वन ऑफ द मोटर नर्व। क्लियर है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है इसकी ओपनिंग के बारे में। व्हाट इज द ओपनिंग, एनीवन? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, ओकुलोमोटर नर्व विल बी पासेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एट सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये कहाँ से पास होती है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। और दिस ओपनिंग इज प्रेजेंट इन विच फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा। क्लियर है, ये एमसीक्यूज करें। दिस विल बी टेस्टेड इन द एमसीक्यूज, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। दिस इज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। और जनाब दिस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर इज प्रेजेंट इन मिडल क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा। इस तरह है ना। सो दिस इज द मेन पॉइंट टू रिमेंबर फॉर एमसीक्यूज पर्पस। अभी तक हमने 2 नर्व पढ़ी है, ये हमारी थर्ड नर्व है। कोई बता सकता है कि फर्स्ट नर्व कहाँ से जाएगी, एक बंदा, हाँ ना, फर्स्ट नर्व जो अल्फैक्टरी नर्व है, आप बताएं। क्रीबरी पाम प्लेट ऑफ इथमाइड बोन। जो ये फिर इसलिए बता रहा हूँ ना कि दिस इज द क्वेश्चन टू आस्क। The first nerve which is called olfactory nerve, it is passes from the cribri palm plate of ethmoid bone। कौन से फोसा से, इंटीरियर फोसा से। लेकिन जो सेकंड नर्व है which is was optic nerve, it is passing from optic canal, वो भी मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर होता है। लेकिन जो थर्ड नर्व है इसकी ओपनिंग क्या है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। ये एमसीक्यूज आएगा जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके लिए जनाब इनर्वेशन। इनर्वेशन का मतलब यह है कि दिस नर्व विल गो टू इनर्वेट विच एरिया ऑफ द बॉडी। दिस नर्व विल इनर्वेट मेनी मसल्स इन द आई। ये आई के अंदर मेजॉरिटी मसल को सप्लाई करती है, ठीक है। एंड द मसल प्रेजेंट इन द आई इज कॉल्ड ओकुलर मसल्स। उसको क्या कहते हैं, ओकुलर मसल्स। कुछ मसल्स आई के बाहर होते हैं, कुछ मसल आई के अंदर। दोज मसल विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द आई दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ओकुलर मसल। और वो मसल जो आई के अंदर होते हैं उसको हम इंट्रा ओकुलर मसल कहते हैं। इसका एक मेन पॉइंट याद रखें, दिस नर्व सप्लाई मेजॉरिटी ऑफ द ओकुलर मसल्स। अब वो कौन कौन से मसल्स हैं उसके नाम हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आई के अंदर जितने भी मेजॉरिटी मसल है दे आर मेनली इनर्वेटेड बाय ओकुलोमोटर नर्व। क्लियर है। याद रखे वो नर्व जो मोटर होती है, मोटर नर्व, इससे जो भी मसल इनर्वेट होगा इससे हमें मसल मूवमेंट मिलेगी। मतलब या तो हम मसल को लेटरली मूव करेंगे या उस मसल को हम मीडियली मूव करेंगे या अपवर्ड करेंगे या डाउनवर्ड करेंगे। लेकिन मोटर का मतलब यह है कि ये जिस मसल को भी इनर्वेट करेगी इससे हमें मूवमेंट मिलेगी, इससे हमें क्या मिलेगी, मूवमेंट मिलेगी। अब इधर देखें, यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूं कि ओकुलर मसल्स
आर ऑफ टू टाइप्स, कि आई के अंदर जो मसल्स है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, ये आप लोगों को आना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, एंड द सेकंड इज कॉल्ड इंट्रा ऑकुलर मसल्स। तो ये दो जो है ना ये कैटेगरीज हैं, इन दोनों को हम कहते हैं ऑकुलर मसल्स। दोज मसल्स विच आर प्रेजेंट इन द आईलिड्स, जो आईलिड्स के अंदर मसल्स आते हैं दे आर कंसिडर्ड एज एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। और वो मसल जो आई के अंदर होते हैं, आयरस के साथ अटैच होते हैं, प्यूपिल के साथ अटैच होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इंट्राऑकुलर मसल्स। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स में जो सबसे पहला मसल आता है दैट इज कॉल्ड लेविटर पाल्पेब्रिडे सुपीरियोरस, पल्पेब्राए सुपीरियोरस, इंपॉर्टेंट है ये मसल, देखे नाम को देखे, लेविटर पाल्पेब्राए सुपीरियोरस मसल, ठीक है। इसको हम सिंपली मेडिकल में क्या कहते हैं, एलपीएस, इसको हम क्या कहते हैं, एलपीएस। एलपीएस स्टैंड फॉर लेविटर पाल्पेब्राए सुपीरियोरस मसल, दिस इज वन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट मसल आता है विच इज एक्स्ट्रा ऑकुलर इज रेक्टस मसल, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टस मसल। तो मतलब ये कि रेक्टस मसल्स इन द आई आर आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखना है कि रेक्टस मसल आई के अंदर चार होती है, कितनी होती है, चार। एक यहाँ पे मौजूद होती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये ऊपर हिस्सा है कि नीचे, तो दैट इज कॉल्ड सुपीरियर रेक्टस। जो ऊपर रेक्टस है उसको क्या कहेंगे, सुपीरियर। तो इसको क्या कहेंगे, इंफीरियर रेक्टस। ये लेटरल रेक्टस है और ये मीडियल रेक्टस। तो 4 रेक्टाइल मसल्स आर प्रेजेंट इन ईच आई, दोनों आई में। तो आप लोग इसके साथ लेके कि रेक्टस मसल्स इन द आई मे बी आर ऑफ 4 टाइप्स। नंबर फर्स्ट वन इज सुपीरियर रेक्टस, फिर inferior rectus and which one, lateral rectus, and last one is called medial rectus. These 4 are the recti muscle in the eye. These muscles are also as a group known as extraocular muscles, ठीक है। फिर हर एक आई के अंदर 2 ओब्लिक मसल होती है, कितनी ओब्लिक मसल होती है, 2। इसके नीचे लेके एक्स्ट्राकुलर मसल में आती है, मतलब आई के अंदर ओब्लिक मसल्स भी होती है। ओब्लिक मसल्स 2 होती है, एक ऊपर होता है और एक नीचे। तो जो ऊपर वाला ओब्लिक है उसको हम कहेंगे सुपीरियर ओब्लिक मसल, और जो नीचे वाला है उसको हम इंफीरियर ओब्लिक कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लेके सुपीरियर ओब्लिक मसल्स, सुपीरियर ओब्लिक मसल्स एंड इंफीरियर ओब्लिक मसल्स, क्लियर है। तो आज के बाद एज अ मेडिकल स्टूडेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ दीज लिस्ट शुड बी रिमेंबर फॉर एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल। तो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल में एक एलपीएस है, 4 रेक्टस मसल है और 2 ओब्लिक मसल्स होती है, क्लियर है। और ये बहुत आसान है, रेक्टस सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल एंड मीडियल, और जो ओब्लिक है वो सिर्फ सुपीरियर है और इंफीरियर है, क्लियर है। अब बात, हाँ, आईलेट के साथ अटैच होते हैं ये सारे, ठीक है। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट इंट्राऑकुलर मसल्स की तरफ, कि भाई आई के अंदर इंट्राऑकुलर मसल्स वो कौन कौन सी है, ठीक है। द फर्स्ट वन मसल इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर प्यूपिली मसल, इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर प्यूपिलाई मसल। प्यूपिल इनसाइड में है कि आउटसाइड, इनसाइड। कंस्ट्रक्टर प्यूपिली मसल, दिस मसल विल कंस्ट्रक्ट द प्यूपिल। जो होल है ना आई के अंदर दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। तो प्यूपिल कंस्ट्रक्ट भी हो सकता है और प्यूपिल डायलेट भी हो सकता है। तो उस प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो मसल है उसको कंस्ट्रक्टर प्यूपिलाई मसल कहते हैं। और इसके साथ एक और मसल होता है दैट इज कॉल्ड सिलियरी मसल, सिलियरी मसल्स। तो ये दोनों आप लोग जस्ट फॉर दिस क्लास रिमेंबर दीज 2 आर कंसिडर्ड एज इंट्राऑकुलर मसल्स, क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नीचे आते हैं एक एमसीक्यूज की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। देखें, इंफीरियर ओब्लिक है भाई, इंफीरियर ओब्लिक मसल है, ठीक है, क्योंकि ओब्लिक 2 थे ना, एक सुपीरियर है और एक इंफीरियर है। हाँ शायद, हाउ मेनी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स आर देयर, 1 इज LPS,
4 आर रेक्टाइल मसल, 2 आर ओब्लिक मसल। जो इनसाइड द आई है कंस्ट्रक्टर प्यूपिली मसल और सिलरी मसल है। अब आते हैं जनाब एक स्टेटमेंट की तरफ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ऑल ocular muscles, all ocular muscles are innervated by, मैं अगर ये सेंटेंस लिखता हूं ना ocular muscle, तो इसमें एक्स्ट्रा की बात भी है और इंट्रा की भी है। all ocular muscles are innervated by oculomotor nerve, oculomotor nerve एक्सेप्ट। अब ये इंपॉर्टेंट याद रखे, कहते हैं कि जितने भी मसल्स हमने लिखे हैं इन सब को जो नर्व सप्लाई है वो कौन करती है, ऑक्यूलोमोटर, जो थर्ड नर्व है, लेकिन एक्सेप्ट सुपीरियर ओब्लिक, किसके अलावा, सुपीरियर ओब्लिक के अलावा, एंड लेटरल रेक्टस, किसके अलावा, लेटरल रेक्टस। तो ये एमसीक्यूज है कि भाई आई के अंदर सिर्फ 2 मसल थर्ड नर्व सप्लाई नहीं करती, रिमेनिंग जितने भी मसल है आई के अंदर दे आर इनर्वेटेड बाय ऑक्यूलोमोटर नर्व। क्लियर है? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी रिमेंबर फॉर द एग्जाम क्वेश्चन। अब इधर देखे, दिस एलपीएस इज इनर्वेटेड बाय, शाबाश, आप बताएं, ऑक्यूलोमोटर। देखे हमने बताया था कि जितने भी ऑक्यूलर मसल है इन सब को जो नर्व सप्लाई है वो कहां से मिलती है, ऑक्यूलोमोटर नर्व। लेकिन इनमें से 2 मसल है जिसको ऑक्यूलोमोटर नर्व इनर्वेट नहीं करती, उनमें से एक सुपीरियर ओब्लिक है और एक लेटरल रेक्टस है। ठीक है, तो कितने रेक्टस मसल हमने पढ़े थे, 4। उन 4 में से जो 4 रेक्टस है 4 वो ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई करेगी, लेकिन लेटरल रेक्टस कोई और सप्लाई करेगा। क्लियर है? इन 2 ओब्लिक में से सुपीरियर ओब्लिक इज सप्लाइड बाय सम अदर नर्व एंड इंफीरियर ओब्लिक इज इनर्वेटेड बाय ऑक्यूलोमोटर नर्व। क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि एक्स्ट्रा और इंट्रा ऑक्यूलर मसल के अंदर ज्यादा मसल की इनर्वेशन किस नर्व के पास है, ऑक्यूलोमोटर नर्व के पास है। क्लियर है? अब आते हैं जनाब इसकी कोर्स, हेडिंग दे दे कि व्हाट इज द कोर्स ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे अगर पिक्चर लेना चाहे कोई बंदा ले ले, फिर जल्दी शाबाश। अब लिखे कोर्स, कोर्स का मतलब यह है कि ये कहां से अराइज होता है और कहां से ये निकल के आएगा आगे। ठीक है, तो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड कोर्स ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व। कोर्स, ओके, हर वो चीज जो बॉडी से ब्रेन की तरफ जाएगी दैट इज ऑफ सेंसरी, और जो ब्रेन से बॉडी की तरफ आएगी दैट विल बी मोटर। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व क्या है, ये मोटर नर्व है। तो उसकी पाथवे हम कहां से स्टार्ट करेंगे, ब्रेन से स्टार्ट करेंगे और आईज की तरफ आएंगे। कल हमने ऑप्टिक नर्व कहां से स्टार्ट की थी, आई से, और ब्रेन की तरफ हम गए थे। द रीजन वाज दैट नर्व इज अ प्योर सेंसरी नर्व, लेकिन ये मोटर नर्व है तो उसकी ओरिजिन कहां पे होगी, ब्रेन में, और ये नीचे आकर इन मसल्स को सप्लाई करेगी। तो अब ये आते हैं कि व्हाट इज द कोर्स। इधर एक डायग्राम बनाता हूं, देखे फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज 4 ब्रेन, अगर ये 4 ब्रेन है, 4 ब्रेन नीचे जनाब कनेक्ट होता है विद मिड ब्रेन, किसके साथ कनेक्ट होता है, मिड ब्रेन के साथ। 4 ब्रेन के बाद दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड मिड ब्रेन। फिर मिड ब्रेन के साथ क्या टच होता है, पोन्स, वेरी गुड, इसके साथ दिस पार्ट इज कॉल्ड पोन्स। पोन्स के बारे में एक एमसीक्यूज बहुत मशहूर है, एफसीपीएस लेवल पे भी आता है। दिस पोन्स कंटेन मैक्चुरेशन सेंटर, इसके अंदर क्या होता है, मैक्चुरेशन सेंटर। अगर यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाए, इंसान को सेंस जो मिलता है ना यूरिन करने के लिए, वो कहां से मिलता है, पोन से मिलता है। तो मैक्चुरेशन सेंटर इज देयर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, पोन्स। फिर आते हैं जनाब मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा। देखिए अगर इंसान है, इसकी जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है, इसमें ब्रेन का रोल है कि नहीं, इसमें ब्रेन का रोल है। अगर हम रिस्पायरेटरी रेट बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उसकी सेंटर कहां पे है, ब्रेन में है। तो रिस्पायरेटरी सेंटर एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग सेंटर बोथ आर लाइज इन द मेडुला ओब्लांगेटा। ये 2 पॉइंट याद रखें। पोन्स के अंदर मैक्चुरेशन सेंटर होता है, यूरिन पास करने की जो सेंस है वो हमें कहां से मिलती है, पोन से मिलती है। और ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने की सेंटर और रेस्पायरेटरी सेंटर को कंट्रोल करना ये किसके पास है, मेडुला ओब्लांगेटा। अब इधर देखिए सबसे ऊपर ये ब्लूइश जो मैंने बताया है दैट इज कॉल्ड विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज मिड ब्रेन।
मिड ब्रेन के बैक साइड पे हमें कल 4 स्वेलिंग पढ़े थे, सुपीरियर कोलिकुलाई और इंफीरियर कोलिकुलाई। कभी कभार जब एनाटॉमी के स्टूडेंट प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं ना, तो उसको एग्जामिनर मिड ब्रेन पकड़ाता है कि ये ले ले और ये बताए कि इसका ये फ्रंट है कि बैक है। तो उस पर अगर वो 4 स्वेलिंग है ना, 4 स्वेलिंग बिल्कुल इस तरह प्रोमिनेंट, इट्स मीन वी आर सीइंग द मिड ब्रेन फ्रॉम द बैक साइड। वो पोस्टीरियर होगा क्योंकि कोलिकुलाई प्रेजेंट ऑन दी बैक साइड और डोर्सल साइड ऑफ द मिड ब्रेन। इसके बाद ये क्या है, पोन्स है, और इसके बाद ये क्या है, मेडुला ओब्लांगेटा। दीज 3 थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला को इकट्ठा कहते हैं ब्रेन स्टेम। अब यहाँ पे हमें कोलिकुलाई नजर नहीं आती, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। अब इधर देखें, इस मिड ब्रेन की इंटीरियर पार्ट पे फॉर एग्जांपल इधर जनाब एक न्यूक्लियस होता है, इधर एक न्यूक्लियस होता है, बात समझ आ गई। अब इधर देखें, द मेन फंक्शनल यूनिट सेल्स ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। अगर हम एक टिपिकल न्यूरॉन की बात करेंगे, न्यूरॉन्स हैज डेंड्राइट्स, ये तो आप लोगों को पता है ना, इसमें डेंड्राइट्स होती है, इसमें सेल बॉडी होती है विच इज कॉल्ड सोमा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सीलेंट एक्सॉन्स इज वन ऑफ द पार्ट। क्लियर है, ये 3 पार्ट्स होती है किस चीज की, न्यूरॉन की। अब देखें, दिस राउंडेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड सेल बॉडी। सेल बॉडी की जो निशानदेही है ना, ये भी एमसीक्यूज है। हाउ यू विल से दिस इज द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन बिकॉज इट कंटेन न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच कंटेन न्यूक्लियस विल बी कंसिडर्ड एज अ सेल बॉडी। इस सेल बॉडी से इस तरह कुछ एक्सटेंशन निकली है, आउट ग्रोथ निकली है। ये एक है कि ज्यादा है, ज्यादा। मल्टीपल आउट ग्रोथ विच आर स्मॉल इन साइज, दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। उसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल जो यहां से एक लॉन्ग निकलती है, एक नंबर में एक लॉन्ग, दैट इज नोन एज एक्सॉन। तो ये डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है, और ये क्या है, एक्सॉन है। अब यहां पे देखें, ये एक न्यूरॉन है। अब क्वेश्चन ये है, द लॉन्गेस्ट एक्सॉन इन द बॉडी इज 1 मीटर लॉन्ग। कितना मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर लॉन्ग। अब क्वेश्चन ये है, अगर ये एक और न्यूरॉन में ले लो इस तरह, ये इसकी क्या है, सेल बॉडी, तो इसकी अपनी एक्सॉन होगी। ये एक और न्यूरॉन ले ले, इसकी अपनी एक्सॉन होगी, क्योंकि ब्रेन इज अ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूरॉन है। तो इसका मतलब हमें तो ये नहीं कि अगर ओपन ब्रेन सर्जरी हम करते, ओपन क्रेनियल सर्जरी हम करते, तो हम ये नहीं कह सकते यार एक न्यूरॉन एक ये है, एक ये है, क्योंकि न्यूरॉन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। नाउ क्वेश्चन ये है कि बहुत से न्यूरॉन की ये क्या चीज इकट्ठा हो चुकी है, सेल बॉडी। अगर बहुत सी न्यूरॉन की सेल बॉडी इकट्ठी हो जाए, उससे जो ग्रुप बनती है ब्रेन के अंदर, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज द ग्रुप ऑफ सेल बॉडी ऑफ मेनी न्यूरॉन, और न्यूक्लियस को हम ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। नाउ यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस है, इसका मतलब ये बहुत सी न्यूरॉन की क्या चीजें है, सेल बॉडी। ये भी एक न्यूक्लियस है, ये भी क्या है, सेल बॉडी। तो इससे अपने एक्सॉन निकलेंगे कि नहीं, सेल बॉडी से क्या निकलती है, एक्सॉन। इससे अपने एक्सॉन निकलेंगे इस तरह। क्लियर है कि नहीं। और ये एक्सॉन जब आपस में आगे आते हैं, तो इससे जनाब एक बंडल बन जाती है, एंड दिस बंडल विल बी नर्व। ये क्या होगी, ये नर्व होगी, क्योंकि बंडल्स ऑफ एक्सॉन जब भी ब्रेन को फिर लीक करेंगे, आउट करेंगे, तो इससे क्या बन जाती है, नर्व बन जाती है। और ये ट्रैक्ट है, ब्रेन के अंदर तो ट्रैक है, लेकिन जब ये बाहर जाएगी, क्रेनियल केविटी से जाएगी, तो क्रेनियल नर्व बन जाएगी, एंड दिस नर्व विल बी नोन एज ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो एमसीक्यूज ये है, ऑक्यूलोमोटर नर्व अराइजेस फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द मिड ब्रेन। 1 पॉइंट हमने 2 दिन पहले लेक्चर में एक बात की थी कि 3rd और 4th नर्व कहां से आती है, मिड ब्रेन से, और मिड ब्रेन के फ्रंट से ऑक्यूलोमोटर नर्व और बैक साइड से ट्रोक्लियर नर्व। हमने कहा था कि एक क्रेनियल नर्व है जो ब्रेन स्टेम की बैक साइड से आती है, वो कौन सी है, वो 4th नर्व थी। लेकिन जो 3rd नर्व है वो मिड ब्रेन के कहां से आएगी, फ्रंट से आएगी। तो कोर्स में पहला पॉइंट लेके कि ऑक्यूलोमोटर नर्व अराइजेस फ्रॉम द फ्रंट ऑफ मिड ब्रेन। ये अपना एक एमसीक्यूज है, ये मिड ब्रेन के फ्रंट से निकल आती है, ठीक है, ऑक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज, फ्रंट ऑफ द मिड ब्रेन के अंदर ऑक्यूलोमोटर नर्व के लिए एक न्यूक्लियस है कि 2 न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है। द फर्स्ट न्यूक्लियस इन द मिड ब्रेन
which is contributed to which nerve? Oculomotor nerve. This is called simply motor nucleus. इसका नाम क्या है? मोटर न्यूक्लियस है। क्लियर है? और ये एमसीक्यूज है। जो दूसरा न्यूक्लियस है, इधर देखिए, एक न्यूक्लियस ये है, न्यूक्लियस मीन कि ये बहुत सी न्यूरॉन की क्या इकट्ठी हुई है? सेल बॉडी। ये न्यूक्लियस के फाइबर भी जाकर जो आगे जाएंगे, ये इस न्यूक्लियस की फाइबर को कंट्रीब्यूट करके क्रेनियल नर्व नंबर 3 को बनाएंगे। क्लियर है? नाउ ये क्वेश्चन जरूर याद रखें कि द न्यूक्लियस फर्स्ट विच कंट्रीब्यूट टू थर्ड नर्व इज कॉल्ड मोटर न्यूक्लियस। और जो सेकंड न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो फाइबर है, अगर ये फायर कर जाए ना फायर, तो इस नर्व पे जो इफेक्ट आएगा इट विल बी पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट। तो इसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस है? पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस। तो ये एमसीक्यूज जरूर याद रखें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस व्हिच इज कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड नर्व। फर्स्ट वन इज कॉल्ड मोटर न्यूक्लियस, द सेकंड इज कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस। तो यहां पहले के द मोटर न्यूक्लियस एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस will contribute to cranial nerve third। यहां तक क्लियर है? ये दोनों न्यूक्लियस किसको कंट्रीब्यूट करेगी? थर्ड क्रेनियल नर्व। एक मोटर न्यूक्लियस होगी और एक पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन यहां पे एक एमसीक्यूज है, वो साइड पे लेके द पैरासिम्पैथेटिक, ये एमसीक्यूज जरूर याद रखें। The parasympathetic nucleus which contribute to CN3 mean oculomotor nerve is, इसका अपना एक नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस, इधर देखें, ये कौन सा न्यूक्लियस है? मोटर न्यूक्लियस है। ये कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन इस पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस का अपना एक स्पेशल नाम है विच इज कॉल्ड एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं? एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। एमसीक्यूज में आता है, दैट इज नोन एज एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। ये एमसीक्यूज है, ठीक है? सो एमसीक्यूज ये आता है कि द फाइबर विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू थर्ड नर्व which is parasympathetic in nature arises from which of the following nucleus? Edinger-Westphal nucleus. Edinger-Westphal nucleus? No, parasympathetic effect. This fiber will mainly innervate intrinsic muscle of the eye to control the pupil size. ये प्यूपिल साइज को कंट्रोल करता है। जो कंस्ट्रक्टर प्यूपिलाई मसल और सिलरी मसल हमने बताए थे, वो अगर आप रिलैक्स बैठे हैं तो आपकी जो प्यूपिल है वो इन बिटवीन रहेगा। अगर जनाब ये चली गई ना, इसका मतलब ये खत्म हो गया, तो प्यूपिल विल बिकम डायलेट, मतलब वो ज्यादा वो मिड्रियासिस की तरफ चला जाएगा। दिस फाइबर विल रिलैक्स द प्यूपिल इन लिमिट। ये लिमिट में प्यूपिल को रखता है, न इसको ज्यादा कंस्ट्रक्ट करेगा न उसको ज्यादा डायलेट करेगा। इसका मतलब ये है कि द इनर्वेशन टू द प्यूपिल इज अ पैरासिम्पैथेटिक। वो पैरासिम्पैथेटिक है। अगर आप फॉर एग्जांपल नॉर्मल बैठे हैं तो आपकी जो प्यूपिल है वो इन लिमिट में जो है ना, एक लिमिट में जो है ना वाइड रहेगा, न ज्यादा वाइड होगा और न क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा। इसकी जो फाइबर है वो यहाँ से आते हैं प्यूपिल के लिए। लेकिन हमने ये कहा था कि एलपीएस मसल, 3 रेक्टाइल मसल और इंफीरियर ओब्लिक मसल, they are present outside the eye which help in the movement of the eyelid. Those muscle which help in the opening of eye, lateral rotation of the eye, medial rotation of the eye, जो रेक्टाइल मसल की बात कर रहा हूँ, those will be mainly innervated from the fiber which is come from this motor nucleus। इसका मतलब ये है कि इस नर्व की जो मोटर न्यूक्लियस है, इसके अंदर मेनली वो फाइबर है जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल को जाएंगे और उसमें मेनली वो फाइबर है जो इंट्राकुलर मसल को जाएंगे। इसका मतलब ये है, ठीक है ना, क्योंकि हमने वहां पर डिफरेंशिएशन की थी एक्स्ट्रा और इंट्राकुलर मसल। एडिंगर वेस्टफाल वाज अ 2 पर्सन। एडिंगर और वेस्टफाल 2 बंदे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस आर फाउंड बाय दीज 2 पीपल, इसलिए आजकल इसको क्या कहते हैं? एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट, जब मोटर नर्व, मोटर न्यूक्लियस और पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस इन दोनों से मिलकर क्या बन जाती है? क्रेनियल नर्व नंबर 3।
तो ये जनाब फिर इस तरह पोन से मिडुला ओब्लांगेटा से इसकी फ्रंट से आएगी, कहाँ से आएगी, फ्रंट। और फिर जब ये नीचे आएगी नीचे, तो फिर ये बेस ऑफ द स्कल से पास होगी क्या, नहीं। तो जब बेस ऑफ द स्कल से ये पास होगी तो ये किस फोसा से पास होगी, मिडल क्रेनियल फोसा। और मिडल क्रेनियल फोसा से जब ये पास होगी किस ओपनिंग के जरिए, सुपीरियर ऑर्बिटल, हाँ जी, फीशर से। किससे, सुपीरियर ऑर्बिटल फीशर से। और सुपीरियर ऑर्बिटल फीशर से पास होकर ये ऑर्बिट में आएगी, ऑर्बिट में आई के अंदर आएगी, और आई के अंदर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होकर मसल्स को क्या करेगी, इनर्वेट करेगी। इसकी बस ये कोर्स है। लेकिन ये इतना जो कहानी है ना वो 2 पॉइंट के लिए है। वो ये है कि व्हाट इज द पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस इन द मिड ब्रेन विच कंट्रोल थर्ड नर्व, आंसर इज एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। और ये नर्व जब मिडिल क्रेनियल फोसा से गुजरेगी तो किस ओपनिंग से जाएगी, सुपीरियर ऑर्बिटल फीशर से जाएगी। क्लियर है। हाँ जी, हाँ, ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट सिलरी एंड लॉन्ग सिलरी, पता है। देखिए एक पॉइंट याद रखे है, आपका क्वेश्चन का जवाब यह है, द पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट हियर आर मेनली गोज टुवर्ड शॉर्ट सिलरी मसल। लेकिन आप लोग एक पॉइंट बताओ, इट्स स्पेशलिटी ऑप्थेल्मोलॉजी। We will discuss those muscle in a much more detail when we study ophthalmology subject। ठीक है, आप लोगों ने नाम जरूर सुने, लेकिन even you people don't know the concept कि हम क्या कह रहे हैं। तो मतलब यह अगर मैं उस चीजों में गया तो हम अपना टारगेट लूज कर जाएंगे। अगर आप एक सिलरी मसल को मैं एक्सप्लेन कर गया तो इट विल टेक हार्स, ठीक है ना। तो शॉर्ट सिलरी मसल, लॉन्ग सिलरी मसल, इंटरमीडिएट मसल्स, इसकी डिफरेंसेस, इसकी एक्शन, इसकी इनर्वेशन वी विल स्टडी इन द आई ऑप्थेल्मोलॉजी। लेकिन यहाँ पे जो बुक ने भी लिखा है वो सिलरी मसल है, लेकिन आउट ऑफ दैट इफ यू पीपल रिमेंबर द पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट मेनली गोज टुवर्ड शॉर्ट सिलरी मसल्स। ठीक है, वो शॉर्ट सिलरी है। लेकिन जस्ट स्टिक टू द वे हाउ वी विल कवर दैट, वो इंशाल्लाह विद द टाइम आई विल बी एक्सप्लेन एवरीथिंग। क्लियर है। जहाँ पे सिलरी गेंगलियान होता है, अब उसके पीछे गेंगलियान आपको तब समझ आएगी जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से ये चीजें जो है ना मिक्सअप होती जाएगी, हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अगर इतना भी पता हो कि भाई थर्ड नर्व एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल और इंट्रा ऑक्यूलर मसल सप्लाई करती है, और उसके नाम जो मैंने लिखे है ना, दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है ना, तो बस वो याद रखे। फिर आते हैं जनाब के इसकी जो मसल इनर्वेशन है, तो शाबाश, मसल इनर्वेशन में एक एलपीएस आएगी कि नहीं, एलपीएस वाज लेविटर पल्पेब्ररी सुपीरियोरस मसल, अभी लिखवाया था ना। फिर इसके अंदर कितने रेक्टस मसल आएगी, 4 या 3? 3। वैसे टोटल रेक्टस मसल आर 4, लेकिन उनमें से जो लेटरल रेक्टस है वो तो इस नर्व को सप्लाई नहीं करेगी। तो इसमें जनाब एक मीडियल रेक्टस होगा, सुपीरियर रेक्टस होगा और इंफीरियर रेक्टस होगा, इसमें लेटरल रेक्टस नहीं आता। क्लियर है। और आखिर में एक और चीज लेके, इट विल आल्सो इनर्वेट इंफीरियर ओब्लिक। ये किसको इनर्वेट करेगी, इंफीरियर ओब्लिक, क्योंकि सुपीरियर ओब्लिक को ये इनर्वेट नहीं करेगी, इट विल इनर्वेट ओनली इंफीरियर ओब्लिक। और जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर थे वो इंट्रिंसिक मसल ऑफ द आई को जाएगी। तो इंट्रिंसिक मसल ऑफ द आई नंबर 1 इज कंस्ट्रक्टर प्यूपिली, ठीक है, और सिलरी मसल। इधर पहले के कंस्ट्रक्टर प्यूपिली, कंस्ट्रक्टर प्यूपिली एंड व्हाट, सिलरी मसल। और सिलरी मसल में अगर याद रखना है शॉर्ट सिलरी मसल, लेकिन इनको कौन सा फाइबर जाएगी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जो किस न्यूक्लियस से आई है, एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस से आई है। क्लियर है। तो ये पॉइंट कभी कभार पता है एक क्वेश्चन आता है, अगर एक देखे दिस मसल एलपीएस लेविटर पाल्पेब्ररी सुपीरियोरस प्रेजेंट इन द अपर आईलिड, और इसको अगर हम इस तरह स्टिच करेंगे ना, स्टिमुलस देंगे, इट विल हेल्प इन द ओपनिंग ऑफ आई। मतलब आई को अगर हम बंद करें, उसको ओपन करने में किस मसल का काम है, एलपीएस। और ये मसल काम तब करेगा जब उसको ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई करेगी। इसका मतलब ये है अगर एक बंदा आईज ओपन नहीं कर सकता, इसका मतलब कौन सा मसल डैमेज है, ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज है और एलपीएस काम नहीं करता। कभी कभार कुछ लोग आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखे, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आ जाए, उसकी प्यूपिल क्या है, कंस्ट्रिक्ट है, कंस्ट्रिक्ट मीन इस तरह नेरो है, तो इसका मतलब ये मसल काम कर रहा है कंस्ट्रक्टर प्यूपिली मसल।
लेकिन अगर आप प्यूपिल में देखते हैं वो इतना डायलेट है, तो इसका मतलब डायलेशन इसलिए हो चुकी है कि कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। तो इसका मतलब कौन सी नर्व डैमेज है? ओकुलोमोटर। तो देयर विल बी पैरासिम्पैथेटिक डिफेक्ट। तो कभी कभार दो तरह के लोग आते हैं। देखें, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा आ जाए, वो आई ओपन भी नहीं कर सकता और उसकी जो प्यूपिल है वो भी क्या है? डायलेट है, तो उसका पूरा नर्व डैमेज है। लेकिन अगर एक बंदा आई को ओपन और क्लोज कर सकता है, लेकिन उसकी सिर्फ प्यूपिल क्या है? डायलेट है, तो इसका ये मसल तो ठीक है, इसका मोटर वाला हिस्सा ठीक है, लेकिन इसका कौन सा फाइबर खराब है? पैरासिम्पैथेटिक। तो ये एमसीक्यूज आएगा, इफ अ पर्सन कैन एबल टू ओपन द आई बट द प्यूपिल रिमेन डायलेटेड, which part of the third nerve will be damaged? Answer is parasympathetic। तो किस न्यूक्लियस के अंदर मसला होगा? एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस के अंदर मसला होगा। अब समझ आ गई कि नहीं? देखे, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग, अगर मैंने आई ओपन किया ना, इसको फिर ओपन करने के लिए, क्लोजिंग के बाद ओपन करने के लिए क्या चाहिए? एलपीएस। इस एलपीएस को जो थर्ड नर्व सप्लाई करेगी वो इस पार्ट से सप्लाई होगी, मोटर न्यूक्लियस से। लेकिन अगर हमने प्यूपिल को क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो किस पार्ट से सप्लाई होगी? पैरासिम्पैथेटिक। अगर एक बंदा है वो आई ओपन भी नहीं कर सकता और उसका प्यूपिल भी डायलेट है, तो इसका पूरा नर्व खराब है। लेकिन अगर एक बंदा आई ओपन कर सकता है, तो उसका ये वाला पार्ट खराब है कि ठीक है? हाँ, अगर आई ओपन कर सकता है तो ये ठीक है, लेकिन उसकी जनाब आई एग्जाम पे प्यूपिल खराब है, तो फिर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर में मसला है। ये एमसीक्यू इस तरह का है, लेकिन इतना हाई यील्ड कभी पीएमडीसी में क्वेश्चन आया भी नहीं है। वो नॉर्मल आप लोगों को सिर्फ मसल्स बताएंगे, ठीक है? वो ये बताएंगे कि जनाब, इफ अ पर्सन कैन नॉट एबल टू ओपन द आई, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल विल बी डैमेज? आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व विल बी डैमेज? ओकुलोमोटर नर्व। इसलिए याद रखें, LPS is a muscle stand for levator palpebrary superioris muscle. This muscle mainly help in the opening of eye। ये इसके साथ लेके, इसका काम जो है ये ओपनिंग का है, मतलब ये आई को खोलने में काम करता है। तो अगर ये मसल खराब हो जाए तो हम आई को ओपन नहीं कर पाएंगे। द कंडीशन इज कॉल्ड टोसिस। इसको हम क्या कहते हैं? टोसिस कहते हैं। अब तीन चीजें लिखवा रहा हूं और सारी इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है? ये लिख लिया, ओके। अब यहाँ पे जनाब हम तीन चीजें लिखेंगे और इससे जनाब एक दो एमसीक्यू जरूर आती है, ठीक है? शायद आप लोग उसका आंसर भी करें, मैं भी अगर पढ़ा हो तो लिखे शाबाश। नंबर 1 केस लेके, केस 1, केस नंबर 1। केस 1 में आप लोग लेके कि अ पेशेंट प्रेजेंटेड to the physician या to clinician या to clinic with complaint of inability to open the eye, open the eye। अगर एक बंदा आंख खोल नहीं सकता, द कंडीशन इज कॉल्ड टोसिस। इसको हम क्या कहते हैं? टोसिस कहते हैं। दैट इज नोन एज टोसिस। लेकिन टोसिस का जो स्पेलिंग है दैट इज PTOSIS, इसमें P साइलेंट है, दैट इज कॉल्ड टोसिस। P इसमें साइलेंट होता है लेकिन लिखा जाता है। अगर टोसिस आ जाए इट्स मीन अ पर्सन कैन नॉट एबल टू ओपन द आई, ठीक है? So a patient presented to the clinic with a complaint of inability to open the eye. On examination, the pupil reflex is normal. Most likely diagnosis। एक क्वेश्चन तो ये है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लिनिकल केस देखिए, शाबाश। इनमें से जरूर केस आता है, एक या दो। पेशेंट, शायद लिखे ना यार, शाबाश, इम्पोर्टेंट है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ टोसिस एंड एग्जामिनेशन reveals mean shows pinpoint pupil most likely
जी, कंप्लेन ऑफ, ठीक है, C/O मीन कंप्लेन ऑफ, O/E मीन ऑन एग्जामिनेशन, ठीक है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ओके जी। नेक्स्ट एक और केस भी लेके, शाबाश। केस नंबर 3, a patient presented with complaint of ptosis, but examination reveal mydriasis. Okay, mydriasis is a condition in which the pupil is dilated. Dilation of the pupil is called of mydriasis, ठीक है। तो इसके सामने लेके dilation of pupil, most likely lesion is ओके जी। केस नंबर 4, पेशेंट presented with anhidrosis. What is anhidrosis? हाँ जी, anhidrosis is a condition in which the person cannot sweat, मतलब loss of sweating को कहते हैं, या absence of no sweating, that is anhidrosis, ठीक है जी। anhidrosis कामा मायोसिस, मायोसिस मीन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन को मायोसिस कहते हैं और डायलेशन ऑफ प्यूपिल को मेड्रियासिस कहते हैं, ठीक है। इसको लेके कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, ये वर्ड सीखा करे, शाबाश। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, most likely lesion, ये चारों पहले लेके शाबाश जल्दी। इसमें 2 सिनेरियो जरूर आते हैं एग्जाम में, और यही क्लास का फायदा है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कोरिलेशन में हमने कौन कौन सी चीजें किस तरह पढ़नी है। लिख लिया? इसके साथ आप लोग टोसिस भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है। अब इधर देखें, हाँ, इन सब में एक कंडीशन है, मतलब हर एक कंडीशन में टोसिस के साथ पेशेंट आए हैं, मतलब इसमें अगर आप लोगे तो टोसिस भी हो सकता है, मतलब है, ठीक है। तो देखिए कंफ्यूजिंग चीज ये होती है ना कि अगर एक सिनेरियो एक जैसा है लेकिन इसका आंसरिंग डिफरेंट है, ठीक है। इस सिनेरियो को देखे, वो पेशेंट जो इस कंप्लेंट के साथ आए कि वो कहे कि मैं अपने आंखें खोल नहीं सकता, कि नॉट ओपन द आई, लेकिन उसकी जो प्यूपिल है अंदर वो ठीक है कि नहीं है, वो नॉर्मल है। आप लोगों ने देखा कि अगर हम प्यूपिल को लाइट मारे, लाइट, तो प्यूपिल क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट, और अगर हम किसी अंधेरे में जाते हैं तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है। इसको हम कहते हैं प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, मतलब ये कि प्यूपिल नॉर्मल लाइट को नॉर्मल शो करते हैं, रिफ्लेक्स। इसका मतलब यहाँ पे प्यूपिल पे कोई असर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मसला है बंदे को वो किस चीज का है, वो टोसिस का है। इसका मतलब इसकी वीकनेस है जनाब मसल्स के अंदर। लेकिन याद रखे
कि द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ओनली टोसिस इज नॉट थर्ड नर्व डैमेज। एमसीक्यूज है। कभी कभार जो मसल्स है ये तब काम करेंगे जब ये रिसेप्टर पे जाकर न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट करेंगे। कभी कभार इन मसल के खिलाफ, इनके रिसेप्टर के खिलाफ क्या बनते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं। अगर एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनकर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल की एक्टिविटी को कम करे तो उसकी वजह से भी बंदा फिर आंखें खोल नहीं सकता। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ टोसिस ओनली इन अ पेशेंट इज ऑटो इम्यून डिजीज in which antibodies are formed against extraocular muscle and the condition is called myasthenia gravis। इसको हम क्या कहते हैं, myasthenia gravis। इसका जनाब मेन एमसीक्यू जो है ये है myasthenia gravis, ये एमसीक्यूज आता है। अब देखें इस चीज का किसी को इस तरह ख्याल नहीं होता। कभी कब myasthenia gravis एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनकर इस आई की मसल को खराब कर देते हैं, और अगर आई के अंदर एलपीएस मसल खराब हो जाए तो बंदा फिर आंख के खोल नहीं सकेगा, एंड देयर विल बी टोसिस। क्लियर है। अब देखें कभी कभार मसल का मसला होता है, आई ओपन नहीं कर सकते। कभी कभार मसल ठीक है लेकिन उसको नर्व सप्लाई नहीं मिलती, फिर भी आंखें नहीं खोल। आंखें खोलने के लिए थर्ड नर्व की भी इंटेक्शन चाहिए और एलपीएस मसल की एक्टिविटी भी चाहिए। अगर थर्ड नर्व ठीक है लेकिन एलपीएस की काम को किसी ने रोका है तो कैन द पर्सन विल ओपन द आई, नो। द कंडीशन इज कॉल्ड टोसिस एंड दैट इज myasthenia gravis। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, गुड क्वेश्चन। इसकी इंटरप्रिटेशन में यह होगा कि myasthenia gravis इज अ ऑटो इम्यून डिजीज इन विच एंटीबॉडीज इज नॉट ओनली अटैक अगेंस्ट द मसल इन आई बट मसल इन द पेरिफेरल एरिया आल्सो। तो इसके अंदर जो लोग आते हैं दे विल कंप्लेन मसल वीकनेस इन द बॉडी। मतलब पेपर में आएगा कि a patient presented to you with generalized muscle weakness, but the weakness early in the morning is not that much. With the passage of day, when the person is doing their office work, the weakness become more. Or during the sunset time, the weakness is so much that the patient cannot able to go forward few steps. इसका मतलब यह है myasthenia gravis का बंदा सुबह सवेरे एक्टिव होता है लेकिन जितना ये काम करता है उसकी वीकनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और वो ये भी कंप्लेंट करता है कि ड्यूरिंग द डे ही कैन नॉट एबल टू ओपन द आईज प्रॉपरली। मतलब ये है कि ये वीकनेस तो उसकी चल रही है लेकिन एंटीबॉडीज आई के खिलाफ भी जाकर जा चुकी है, तो ये अर्ली इन द डे एक्टिव होगा लेकिन लेट इन द डे उसकी वीकनेस के साथ साथ उस पे आंखें भी बंद होना शुरू हो जाएगी क्योंकि एंटीबॉडीज कंसंट्रेशन बिकम मोर इन अ myasthenia gravis लेटर इन द डे। क्लियर है। तो इसके साथ ये पॉइंट जरूर आता है कि इसकी वीकनेस अर्ली कम होगी, लेट इन द डे ज्यादा होगी, और ये बंदा आईज को सही तरीके से ओपन नहीं कर पा सकेगा। और जब हम उसकी आई एग्जाम करते हैं तो इनसाइड द आई प्यूपिल विल बी नॉर्मल। दिस कंडीशन इज कॉल्ड myasthenia gravis। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस भी हम पढ़ेंगे और आगे जो है इसका ड्रग ऑफ चॉइस है इड्रोपोनियम, लेकिन ये हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। इसमें आते हैं पेशेंट प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ टोसिस। ये क्या करता है, टोसिस कंप्लेन में आया है। एंड एग्जामिनेशन शोज व्हाट, शाबाश इधर देखे, वो छोड़ यार, बाद में पेशेंट प्रेजेंटेड विद टोसिस। इसमें भी बंदे को क्या है, इनएबिलिटी टू ओपन द आई, लेकिन एग्जामिनेशन पे पेशेंट को क्या है, पिन पॉइंट प्यूपिल है। पिन पॉइंट प्यूपिल का मतलब क्या है कि भाई उसकी जो आईज है उसके अंदर जो प्यूपिल है वो बिल्कुल पिन पॉइंट हो चुका है। तो ये जनाब मोस्ट लाइकली, लेकिन टोसिस इस कंडीशन में यहाँ पे छोटा सा लिखता हूँ नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी का मतलब जरूर नहीं है, कभी होता है कभी नहीं, लेकिन पिन पॉइंट प्यूपिल। लेकिन इसमें जो हिस्ट्री आएगी वो ये है कि एक बंदे ने किसी ड्रग की ओवरडोज ली थी। क्या ली थी, ड्रग टॉक्सिसिटी। अगर एक बंदा है वो एट अ टाइम ज्यादा टेबलेट खाए और उसकी साइड इफेक्ट पे उसकी जो प्यूपिल है इतना नैरो हो जाए कि हमें इस तरह इस पिन की पॉइंट की तरह दिख रहा हो, इतना जो है ना नैरो, severe constriction of the pupil is called pinpoint pupil. Pinpoint pupil after any dose toxicity is the hallmark of morphine overdose. ये किस ड्रग की ओवरडोज है, मॉर्फिन की ओवरडोज है। मॉर्फिन इज अ एनाल्जेसिक। ये क्या है, एनाल्जेसिक है, ये पेन किलर है, लेकिन ये आम पेन किलर नहीं है, इसको ओपियोइड एनाल्जेसिक कहते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन टॉक्सिसिटी ऑफ द मॉर्फिन कैन कॉज पिन पॉइंट प्यूपिल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी एमसीक्यूज है। What is antidote? Antidote is anything which reverse the toxicity of something. ठीक है, अगर किसी चीज की टॉक्सिसिटी हुई है उसको रिवर्स करने का काम किसका होता है, एंटीडोट। और अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि मॉर्फिन की जो टॉक्सिसिटी है वो किससे हम रिवर्स करते हैं, नैलेक्सोन। किससे,
नेलेक्सोन, ये हर साल क्वेश्चन होता है। द रिवर्सल ऑफ मॉर्फिन टॉक्सिसिटी इज बाय गिविंग विच ड्रग? नेलेक्सोन। तो नेलेक्सोन इज द एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन, याद रखे, ठीक है। लेकिन चलो वो फार्मा पे बात जाएगी फिर बताऊंगा, ठीक है। ये याद रखे, मॉर्फिन इज अ स्ट्रॉन्गर ओपियोइड एनाल्जेसिक एंड if morphine is taken by the patient in excess dose, it will leads to pinpoint pupil and it is reversed by naloxone। ये naloxone से हम रिवर्स करते हैं। इसकी तरफ आ जाए, इसमें क्या है? पेशेंट प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ टोसिस। जब टोसिस की बात आ गई ना तो आप लोग के जहन में या माइस्थीनिया ग्रेविस आया होगा या जनाब थर्ड नर्व की डैमेज आई होगी। आगे जाए, बट एग्जामिनेशन रिवील मिड्रियासिस। मिड्रियासिस मीन डायलेशन ऑफ प्यूपिल। माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर देयर इज नो इफेक्ट ऑन द प्यूपिल, प्यूपिल विल बी नॉर्मल। लेकिन अगर टोसिस के साथ साथ उसकी प्यूपिल भी डायलेट है तो कंस्ट्रक्टर प्यूपिली मसल काम नहीं करता। तो कौन सी नर्व डैमेज है? थर्ड। सो दैट इज ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज। ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज और माइस्थीनिया ग्रेविस के दरमियान जो मेन डिफरेंस है दैट इज प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। प्यूपिल नॉर्मल विद टोसिस इज माइस्थीनिया ग्रेविस, लेकिन नो टोसिस, ओनली पिन पॉइंट प्यूपिल इज मॉर्फिन ओवरडोज and ptosis with dilation of the pupil is the hallmark of third nerve damage। तो यहां पहले के ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज, ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज, या इसको हम क्या कहते हैं आंसर में? ऑक्यूलोमोटर नर्व पॉलिसी। क्या कहते हैं? ऑक्यूलोमोटर नर्व पॉलिसी उसको कहते हैं। पॉलिसी मीन डैमेज को कहते हैं। क्लियर है? इसमें क्या है? इसमें भी टोसिस है। इसमें क्या है? टोसिस है। इसमें क्या है? मायोसिस है। मायोसिस का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्शन है। लेकिन इसके साथ साथ जो मेन पॉइंट है वो इनहाइड्रोसिस जरूर होगा। नो स्वेटिंग। अगर तीन चीजें इकट्ठी हो जाए, शाबाश, कौन कौन सी? टोसिस, इनहाइड्रोसिस और मायोसिस, दिस इज कॉल्ड हॉर्नर सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं? ये नाम सुने कि नहीं? दैट इज कॉल्ड हॉर्नर सिंड्रोम। दैट इज सिंपैथेटिक चेन प्रॉब्लम। इसमें T1 के लेवल पे सिंपैथेटिक गैंग्लियन का मसला होता है। वी विल डिस्कस लेटर। पता है कुछ इसके बारे में बताया ना यार, 4-5 मिनट डिस्कस करे शाबाश। एनीवन? हॉर्नर सिंड्रोम ये उस यस दैट इज इनफ मोर देन द फाइबर दैट इज अराइजेस फ्रॉम द लेवल ऑफ T1 thoracic 1 लेवल दैट आर डैमेज इन हॉर्नर सिंड्रोम। और उस फाइबर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आइस को सप्लाई करती है और स्वेट ग्लैंड को आती है। तो अगर वो खराब हो जाए, इनहाइड्रोसिस, टोसिस एंड पिन पॉइंट प्यूपिल। क्लियर है? लेकिन डिस्कस लेटर, नॉट नाउ। ओके जी, नेक्स्ट इसमें जनाब, और इसमें अगर हम बंदे को देखते तो उसकी आइज अंदर की तरफ गई होगी और इसकी आइज ऐसी दिखती है हमें जिस तरह इस बंदे की डिहाइड्रेशन हो। दैट इज कॉल्ड इनऑप्थेल्मस। इनऑप्थेल्मस मीन द आइज इज गोइंग इनवर्ड। अगर आइज बाहर की तरफ आती है दैट इज कॉल्ड एक्सऑप्थेल्मस which is the classical hallmark of Graves disease। वो किसके अंदर होता है? Graves disease, वो थायराइड में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखें, अगर आप लोग इसको ऐसा याद रखें ना, what is this word? That is called SAMPLE। What is this? Sample। Sample का मतलब ये है if a problem lies in sympathetic chain। प्रॉब्लम किस में होगा? Sympathetic chain problem will lead to anhidrosis। इसमें क्या होगा? Anhidrosis will followed by नहीं मायोसिस, मिड्रियासिस नहीं, इसमें क्या होता है? मायोसिस। सिंपैथेटिक चेन प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ T1 कैन लीड्स टू इनहाइड्रोसिस, मायोसिस एंड टोसिस। इसमें क्या होगा? टोसिस। तो देखिए, अगर सिंपैथेटिक चेन का मसला आ जाए तो उसमें एक पॉइंट इनहाइड्रोसिस होगा, दूसरा क्या होगा? मायोसिस, और एक क्या होगा? टोसिस। और जो सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स है वो मैं बताऊंगा बाद में CNS में, लेकिन जो इल का मतलब है उसको कहते हैं लॉस ऑफ सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। बाद में पढ़ाऊंगा, अभी टाइम नहीं है इसका। सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स, इसको कैसे चेक करते हैं वो भी पढ़ेंगे। और इस कंडीशन में आइज इस तरह दिखती है जिस तरह अंदर की तरफ गई हो, दैट इज कॉल्ड इनऑप्थेल्मस। इसको हम क्या कहते हैं? इनऑप्थेल्मस। तो ये सिंपल वर्ड याद रखे, अगर ये किसी को याद है ना, दिस विल बी द डायग्नोसिस ऑफ इट सिंड्रोम, हॉर्नर सिंड्रोम। तो हॉर्नर सिंड्रोम इज अ सिंपैथेटिक चेन प्रॉब्लम लीड्स टू इनहाइड्रोसिस, मायोसिस, टोसिस, लॉस ऑफ सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स एंड इनऑप्थेल्मस। तो सिंपल इज द वर्ड, हाउ टू रिमेंबर सिंपली द सिम्टम्स ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम। क्लियर है?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उसको आप लोगों ने याद रखना है। प्यूपिल विल बी डायलेटेड होगा, यस। इफ देयर इज अ डैमेज टू थर्ड नर्व देयर विल बी डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। एक क्वेश्चन और आता है, अ 15-year-old गर्ल, ये क्वेश्चन सुन ले, अ 15-year-old गर्ल प्रेजेंटेड विद फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपिल। क्या बताया है? 15-year-old गर्ल है और वो आई है जनाब एग्जामिनेशन के साथ फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपिल। द मोस्ट लाइकली नर्व टू बी डैमेज इज ओकुलोमोटर नर्व, क्योंकि ओकुलोमोटर नर्व का काम है कंस्ट्रक्टर प्यूपिलाई मसल को सप्लाई करना, वो प्यूपिल की क्या कर दिए? कंस्ट्रक्शन। तो अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तो प्यूपिल की क्या होगी? डायलेशन होगी। तो मैं दो चीजें बताऊंगा, अ पेशेंट कैन नॉट एबल टू ओपन द आई व्हिच इज टोसिस एंड देयर इज परमानेंट एंड फिक्स्ड डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, द मोस्ट लाइकली नर्व टू बी डैमेज इज ओकुलोमोटर। एक और पॉइंट, पेशेंट कैन एबल टू ओपन द आई बट द डायलेशन ऑफ प्यूपिल इज फिक्स्ड, which part of the oculomotor nerve is damaged? Answer is Edinger-Westphal nucleus, which is parasympathetic। क्लियर है? एक और MCQs भी आता है, मैंने लास्ट टाइम स्टेप 3 वालों को पढ़ाया था ना, तो यहाँ पे हम कुछ पिक्चर चलाते हैं, तो उसमें एक कॉमन क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हम एक पिक्चर चलाते हैं जिस तरह की यहाँ पे एक रेश होता है, तो मैं लड़कों को कहता हूँ कि भाई इस रेश को देखे और इसके बारे में आप लोग डीडीज दे दे कि क्या क्या हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं एलर्जी हो सकती है, कुछ कहते हैं स्किन रेशेज हो सकते हैं, डिफरेंट, अब कुछ को सोरायासिस हो सकता है, डर्माटाइटिस। कभी कभार इसमें कुछ पिक्चर है ना, उसमें एक बंदा होता है उसने आंखें बंद की होती है इस तरह, मतलब पिक्चर में सिर्फ आपको स्टेप 3 में वहां पे कंप्यूटर पे पिक्चर दिखाएगा और आपको कहेंगे कि इसका डायग्नोसिस बताए, ये स्टेप 3 में इस तरह होता है। तो इसका मतलब यह है कुछ भी नहीं लिखा होता, तो यहाँ पे अगर एक पिक्चर आप लोग को, ये एक वाइज डॉक्टर की बात होती है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी को ऐसा देखे कि इसकी दोनों आंखें क्या हो? बंद हो, तो उस ऑप्शन में नंबर फर्स्ट होता है टोसिस, दूसरा होता है थर्ड नर्व डैमेज। तो बस जो रटने वाला हो तो टोसिस लेके गया, थर्ड नर्व डैमेज हो, नहीं, उस पिक्चर को पहले देखे कि वो आप लोगों को क्या दिखा रहे। कभी कभार जब लिपिड लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, एक्सेस लिपिड इन द बॉडी इज हाइपरलिपिडीमिया, तो दैट लिपिड डिपोजिट ऑन द अपर आईलिड, वो एक्सेस लिपिड जाकर कहां पे डिपोजिट हो जाते हैं? अपर आईलिड पे, एंड दैट इज नोन एज ज़ेंथल अस्थमा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ज़ेंथल एस्मा। ज़ेंथल एस्मा is a condition in which the excess lipid are deposited in the upper eyelid। तो कभी कभार जो उन लोगों ने पिक्चर दिया होता है, यहाँ पे उन लोगों ने डार्ट लगाए होते हैं, उस डार्ट का मतलब ये है कि वो आपको इनडायरेक्टली लिपिड डिपोजिशन दिखा रहे होते हैं। तो हर एक बंद आई का ये मतलब ये नहीं कि ये टोसिस है। भाई किसी ने कॉन्शियसली विलिंगली आंखें बंद की हो तो वो तो टोसिस तो नहीं है ना, अगर हम आंखें बंद करें तो ये टोसिस है? नहीं है। तो एवरी क्लोज आई इज नॉट अ टोसिस आई, ये सिर्फ पॉइंट याद रखे। दैट इज कॉल्ड केयरफुल ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनेशन इज वेरी केयरफुल टू बी नीडेड। जब आप आंखों को देखते हैं तो देखे इसके साथ इफ देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द आई ऑन बोथ साइड, कोई लिपिड वगैरह डिपोजिशन नहीं है, फिर आप लोग जाकर कह सकते हैं कि माई मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज थर्ड नर्व डैमेज और इट मे बी हॉर्नर सिंड्रोम, बट टू फर्दर डायग्नोज द पेशेंट आई विल नीड सम इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो वो आपसे वहां पे पूछेगा कि यार ये तो सिर्फ पिक्चर का आप देखा, इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे? सर आई वांट टू सी द प्यूपिल ऑफ दैट आई, इफ द प्यूपिल विद टोसिस बिकम फिक्स्ड एंड डायलेटेड दैट विल बी थर्ड नर्व डैमेज। लेकिन अगर टोसिस के साथ प्यूपिल कंस्ट्रक्ट था और द पेशेंट कंप्लेंट इज लॉस ऑफ स्वेट, इट विल बी हॉर्नर सिंड्रोम। क्लियर है? तो दिस इज द वे टू आंसर इन स्टेप 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज स्टेप 1 है वो स्टेप 2 में भी काम आएगा, स्टेप 3 में भी काम आएगा। दीज आर द वाइवा क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखे डॉक्टर ये नहीं है कि भाई मुझे बुखार है तो आप पैरासीटामोल खाएं, नहीं, एक पॉइंट है, उसको फीवर है, उसको कफ है, उसको टोसिस है, आप रूल्ड आउट करें कि टोसिस इज नॉट ओनली वन कंडीशन, टोसिस इज अ कंप्लेंट बट इट इज नॉट अ डिजीज। ये तो कंप्लेंट है, सिम्टम है, ये डिजीज तोड़िए। तो अगर ये सिम्टम है तो ये एक बीमारी में होगा कि कई बीमारियों में, ये कई डिजीज में होगा, देन यू हैव टू रूल आउट द पेशेंट कंप्लेंट टोसिस इज ड्यू टू विच स्पेसिफिक कंडीशन। क्लियर है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, इसके बाद देखे फोर्थ नर्व, ट्रोक्लियर नर्व के बारे में कि व्हाट इज ट्रोक्लियर नर्व और व्हाट इज एब्ड्यूसेंस नर्व। वो बहुत आसान है। ठीक है, यहां पहले के ट्रोक्लियर नर्व
दिस इज क्रेनियल नर्व नंबर 4। इसकी नेचर क्या है? मोटर। ये कौन सी नर्व है? मोटर नर्व है। थर्ड और फोर्थ दोनों क्या है? मोटर नर्व है। इसके लिए क्या जनाब? ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन कौन बता सकता है? ट्रोक्लियर नर्व अराइजेस फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द मिड ब्रेन या पोस्टीरियर साइड ऑफ द मिड ब्रेन। गुड। अराइज फ्रॉम द बैक साइड ऑफ मिड ब्रेन। ये कहां से पास होगी? ओपनिंग बता सकता है कोई? ये हमने लिस्ट, भाई वो लिस्ट पूरी एनाटॉमी में काम आएगी, वो बार बार देखते जाए। लिस्ट में देखे तो पता चल जाएगा। सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर याद रखे। हाउ मेनी नर्व मेनली इनर्वेट द आई? 3। थर्ड, फोर्थ और 6 ये तीनों के तीनों सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से जाएंगे। जो मसल इन द आई सप्लाई करेगी इसकी ओपनिंग भी सेम होगी, एंड दैट इज सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर। अभी बताए है ना थर्ड नर्व की, तो इसका भी सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर या ओपनिंग एक ही चीज है। सुपीरियर ऑर्बिटल ओपनिंग लिखे टेबल में, ऐसा है ना। एंड दिस ऑर्बिटल ओपनिंग इज आल्सो प्रेजेंट इन विच फोसा? मिडल क्रेनियल फोसा। ठीक है। मसल टू बी इनर्वेटेड, इससे की वजह से जो मसल इनर्वेट होता है दैट इज सुपीरियर ओब्लिक। वेरी गुड। कौन सा मसल इन द आई? ओनली वन मसल विच इज इनर्वेटेड बाय फोर्थ नर्व इज सुपीरियर ओब्लिक। जो थर्ड नर्व है उसकी एक मसल है या ज्यादा है? वो ज्यादा मसल को इनर्वेट करती है। लेकिन मैंने आप लोगों को थर्ड नर्व में क्या बताया कि कितनी मसल नहीं? 2। एक सुपीरियर ओब्लिक था, एक लेटरल रेक्टस था। उन दो में से जो सुपीरियर ओब्लिक है इट विल बी इनर्वेटेड बाय ट्रोक्लियर नर्व। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग एमसीक्यूज में लेके कि विच मसल इन द आई इज इनर्वेटेड बाय ट्रोक्लियर नर्व, आंसर विल बी सुपीरियर ओब्लिक। इस तरह देखें, एस स्टैंड फॉर सुपीरियर, ओ स्टैंड फॉर ओब्लिक, और इसको इनर्वेशन कौन सी नर्व? थर्ड या फोर्थ? इसलिए इसको SO4 कहते हैं। सुपीरियर ओब्लिक इज बाय फोर्थ नर्व, इस तरह याद रखें। ठीक है ना, SO4। तो ये नमूने हैं। फिर यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लीजन। ओके, सुपीरियर ओब्लिक के नीचे लेके दिस मसल हेल्प ड्यूरिंग या दिस मसल हेल्प when someone is coming downstairs। ये पॉइंट याद रखें। इसका मतलब ये है अगर आप छत से, तीसरे छत से नीचे आ रहे हैं ना, डाउनस्टेयर आ रहे हैं, तो उस सीढ़ियों पे फोकस करने के लिए कौन सा मसल चाहिए? सुपीरियर ओब्लिक। एमसीक्यूज ये आएगा, इफ अ पर्सन कैन नॉट फोकस, या एक बंदा ऊपर छत से नीचे आने में दिक्कत महसूस करता है तो उसकी कौन सी मसल खराब है? सुपीरियर ओब्लिक। तो कौन सी नर्व डैमेज है? फोर्थ नर्व डैमेज, ट्रोक्लियर नर्व। क्लियर है? तो इसका मतलब यह है, इसकी लीजन ये है, 2 चीजें, मतलब अ पर्सन हैव अ डिफिकल्टी ड्यूरिंग व्हाट? अपस्टेयर या डाउनस्टेयर? डाउनस्टेयर। एक पॉइंट याद रखें, सुपीरियर ओब्लिक, सुपीरियर मीन कि ये ऊपर है तो ये किधर जाने में काम करेगा? नीचे। इन्फीरियर किधर है? तो ये ऊपर जाने में का। अगर एक बंदा है वो सीढ़ियां चढ़ने के दौरान उसको दिक्कत होती है फोकस करने, कौन सा नर्व डैमेज है? ऊपर जाने में। इन्फीरियर मसल है या सुपीरियर? तो इन्फीरियर ओब्लिक इज इनर्वेटेड बाय थर्ड नर्व। इन्फीरियर ओब्लिक किस नर्व है? थर्ड नर्व। अगर एक बंदा सीढ़ियां चढ़ने के दौरान दिक्कत महसूस करता है तो थर्ड नर्व का मसला है। लेकिन अगर नीचे आने में दिक्कत महसूस करता है तो किस नर्व का डैमेज है? ट्रोक्लियर नर्व का डैमेज है। और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इफ अ स्टूडेंट कैन नॉट फोकस ऑन द बुक। अगर आप लोग बुक में कुछ चीज लिखते हैं तो ये डाउन से अपवर्ड से डाउनवर्ड है ना, फोकस है। हम तो बुक इस तरह नहीं रखते ना, ठीक है, ये तो तब रखते हैं जब बिल्कुल जो है ना पक जाते हैं कि क्या करें, अब उधर फेंके या किधर करें, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट की तो लाइफ तो वैसे जो है ना जा चुकी होती है ना, तो कभी बुक उधर रखते हैं, कभी पाँव पे रखते हैं, कभी किधर रखते हैं, तरीके होते हैं ना।
लेकिन यूजुअली जो बुक हम पढ़ते हैं उस पर हम डाउनवर्ड फोकस करते हैं। और अगर ए पर्सन कैन नॉट एबल टू रीड द बुक while focusing on that, which muscle will be damaged? Superior oblique। तो कौन सी नर्व की मसला है? ट्रोक्लियर नर्व। तो यहाँ पे लेके डिफिकल्टी ड्यूरिंग रीडिंग द बुक। ये दो चीजें आप लोग एमसीक्यूज में आएंगे, ठीक है। सो इफ अ पर्सन हैव अ डिफिकल्टी, दो चीजें याद रखें। ट्रोक्लियर नर्व इज द ओनली नर्व which arises from the back side of the midbrain। एक एमसीक्यूज। Trochlear nerve is a pure motor nerve and it is only innervated one muscle in the eye which is superior oblique। और इसकी एक है कि ये superior orbital fissure से पास होगी middle cranial fossa से। और if this nerve is damaged, the person have a difficulty while coming from upward to downward। या अगर आप बुक पे फोकस नहीं कर सकते तो सुपीरियर ओब्लिक का मसला होगा एंड दैट विल बी ट्रोक्लियर नर्व डैमेज। क्लियर है? तो लाइव बर्ग के लिए एक नमूने की याद करें, दैट इज SO4, सुपीरियर ओब्लिक इज इनर्वेटेड बाय फोर्थ नर्व। क्लियर है? ब्रेक करें शाबाश, सिर्फ 10 मिनट ब्रेक करें। हाँ ये घड़ी पीछे है, 5-10 मिनट पीछे। हाँ जी हाँ कल